दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इसमें हम जीव विज्ञान के अंतर्गत प्रमुख हीनताजन्य असंक्रामक और अन्य रोगों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में जीव विज्ञान के अंतर्गत हीनताजन्य असंक्रामक और अन्य रोगों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। पहला प्रश्न है, शरीर के जोड़ों में गठिया या आर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? तो सही उत्तर यूरिक अम्ल। दोस्तों आप जान लीजिए कि गठिया रोग शरीर के जोड़ों में यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। जब कभी गुर्दे से मूत्र कम अथवा मूत्र अधिक बनने से सामान्य स्तर भंग होता है तो यूरिक अम्ल का रक्त स्तर बढ़ जाता है और यूरिक अम्ल के क्रिस्टल भिन्न भिन्न जोड़ों पर जमा हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, वह बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप से पाया जाता है वो कौन सा है? तो सही उत्तर है गठिया या गाउट। दोस्तों याद रखिएगा, गठिया में रोगी की गांठों में असह्य दर्द होता है और ये रोग खून में यूरिक अम्ल के अत्यधिक उच्च मात्रा में पाए जाने के कारण होता है। अगला प्रश्न है, मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रापसी का कारण कौन सा एक नहीं हो सकता है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, आर्जिमोन तेल मिलावट, सरसों के तेल में साइनाइड अंश, धान की भूसी की तेल मिलावट या उजला रंग करने वाली मिलावट। तो सही उत्तर धान की भूसी की तेल मिलावट जो है ये ड्रापसी का कारण नहीं हो सकता है। दोस्तों घातक ड्रापसी रोग होने के कारणों में सरसों के तेल में आर्जिमोन तेल का मिलावट, सरसों के तेल के साइनाइड अंश, उजला रंग करने वाली मिलावट शामिल है, जबकि धान की भूसी की तेल मिलावट इसका कारण नहीं है। अगला प्रश्न है, यह एकल कोशिका के रूप में उत्पन्न होता है और ऐसे निर्दयी रोग का रूप धारण कर लेता है जिससे प्रतिवर्ष लाखों लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। पर वैज्ञानिक धैर्यपूर्वक इसके रहस्यों को उद्घाटन करने में लगे हैं और इसके विरुद्ध संघर्ष एक नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया लगता है। इसके विरुद्ध युद्ध में नई खोजें श्रेष्ठतर चिकित्सा के लिए विश्वास और आशा का संचार कर रही हैं। ये जो है इसमें किस रोग के उद्धरण में निर्दिष्ट रोग है? ऑप्शन है कैंसर, एड्स, यक्ष्मा या अल्जाइमर। तो सही उत्तर कैंसर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए, कैंसर एक प्रकार की असंगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है जो कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन और विकास के कारण होती है। यह एक अत्यंत घातक रोग है जो उन सभी अंगों में हो सकता है जिनकी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता रखती हैं। अगला प्रश्न है, एंथोफोबिया किस प्रकार का डर है? आपको बताना है। तो सही उत्तर फूलों यानी पुष्पों का। एंथोफोबिया जो है ये इसमें फूलों तथा फूलों के विभिन्न भाग जैसे दलपुंज आदि से भय उत्पन्न होता है। किसी वस्तु या घटना के प्रति असंगत और काल्पनिक भय का होना फोबिया कहलाता है। अगला प्रश्न है, वातोत्माद यानी हिस्टीरिया रोग किस वर्ग में होता है? तो सही उत्तर जवान महिलाओं में। दोस्तों वातोन्माद जो है हिस्टीरिया नामक रोग सामान्यतः उन महिलाओं में अधिक होता है जो कि जवान तथा अविवाहित होती हैं, क्योंकि ये तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग है जिसमें महिलाओं में घबराहट, बेचैनी और बेहोशी के लक्षण दिखते हैं। बाद में शादी हो जाने पर यह रोग स्वतः ही ठीक हो जाता है। अगला प्रश्न है, सिलिकोसिस एक है क्या? तो सिलिकोसिस दोस्तों ये फेफड़े संबंधित बीमारी है। धूल कणों में उपस्थित सिलिका श्वसन के द्वारा मनुष्य के फेफड़ों में पहुंच जाता है और सिलिका के नियमित रूप से फेफड़ों में पहुंचने से सिलिकोसिस रोग होता है। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो सही उत्तर आयोडीन की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, सही जोड़े बनाइए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर देखिए, रक्ताल्पता या एनीमिया ये जो है लौह तत्व की कमी से, गला घोटू या ग्वाइटर ये आयोडीन की कमी से, रतौंधी विटामिन ए की कमी से और बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है।
2, 3, 4 और 1 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आपको बताना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। यही प्रश्न फिर से पूछा गया है कि किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है, तो सही उत्तर आयोडीन की कमी से। दोस्तों आयोडीन की कमी होने से शरीर के गले में घेंघा रोग होता है। इससे गर्दन फूलकर मोटी कालर जैसी दिखाई देने लगती है और आयोडीन के स्रोत दूध, समुद्री भोजन, आयोडीन युक्त नमक हैं और यह थायरॉक्सिन हार्मोन का महत्वपूर्ण घटक है। अगला प्रश्न है आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दिया जाता है जो पीड़ित होते हैं किससे, तो सही उत्तर घेंघा से। अगला प्रश्न है मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है, तो सही उत्तर है ये बेरी बेरी रोग होता है। सफ़ेद अनाज जैसे पालिश किए हुए चावल और गेहूं का आटा, इसमें थायमीन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता। यदि मानव आहार में मुख्यतः यही चीज़ें शामिल हैं तो ये शरीर में थायमीन की कमी का कारण बन जाती हैं। बेरी बेरी एक पोषण संबंधी विकार है जो थायमीन या विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है, तो ये है बेरी बेरी। दोस्तों बेरी बेरी तंत्रिका को प्रभावित करने वाली व्याधि है जो मुख्यतः आहार में थायमीन यानी विटामिन B1 की कमी से होती है। पालिश किए हुए चावल में थायमीन बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका सेवन करने वाले व्यक्तियों में बेरी बेरी रोग होने की संभावना प्रबल होती है। अगला प्रश्न है उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है, वहाँ के लोग किस व्याधि से पीड़ित हैं, तो उत्तर है बेरी बेरी से। अगला प्रश्न है वह मनुष्य जो मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वो किस बीमारी से पीड़ित है, तो ये बुलीमिया नामक रोग से पीड़ित है। दोस्तों बुलीमिया नर्वोसा एक प्रकार का भोजन संबंधी विकार है। बुलीमिया से ग्रस्त व्यक्ति बहुत कम समय में बहुत अधिक मात्रा में भोजन का सेवन कर लेता है और फिर वजन वृद्धि से बचने के लिए मल त्याग आदि माध्यमों से ग्रहण किए हुए भोजन का त्याग करने के लिए प्रयासरत रहता है। बुलीमिया से ग्रस्त व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि उसका इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं है कि वो कितना भोजन करता है। अगला प्रश्न है ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में किसके अधिक विद्यमानता से होता है, तो सही उत्तर है नाइट्रेट की अधिकता से। दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग से बच्चों के प्रभावित होने की संभावना तब होती है जब जल में नाइट्रेट की मात्रा 10 SPPM से अधिक होती है। इससे बच्चे के होठ और शरीर का रंग नीला पड़ने लगता है। ये नाइट्रेट हीमोग्लोबिन से क्रिया करके उसकी ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को कम कर देता है, जिससे श्वसन क्रिया सुचारू रूप से संपादित नहीं हो पाती। अगला प्रश्न है रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है, तो सही उत्तर है नाइट्रेट की अधिकता से। दोस्तों आप जान लीजिए ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये आप शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने में रक्त की क्षमता के घटने का परिणाम होता है और पेयजल में जब नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है तो प्रमुख रूप से नवजात शिशु इससे प्रभावित हो जाते हैं। शरीर में नाइट्रेट नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाते हैं। ये नाइट्राइट लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके मीथेमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। मीथेमोग्लोबिन की अधिकता से शरीर की कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती और यही स्थिति ब्लू बेबी सिंड्रोम है। अगला प्रश्न है रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो सही उत्तर नाइट्रेट की उपस्थिति से। दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं मीथेमोग्लोबिन। देखिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नाइट्रेट की अधिकता से दोस्तों ये ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, लेकिन यहाँ पर आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है मीथेमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। अगला प्रश्न है हृदयाघात में निम्नलिखित का सही क्रम क्या है, तो सही उत्तर तंतु ऊतक से चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल, उसके बाद हृदय धमनियों में रक्त के थक्कों का पहुंचना, फिर वाहिका के आंतरिक द्वार का संकीर्ण हो जाना और रक्त और ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति। 2, 4, 1 और 3 इसका सही क्रम है। दोस्तों हार्ट अटैक में तंतु ऊतक से चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल और अन्य लिपिड पदार्थों के जमा हो जाने से
हृदय धमनियों में रक्त का थक्का पहुंच जाता है और उसमें वाहिका के आंतरिक द्वार संकीर्ण हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप शरीर में रक्त और ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होती है। मोटापा, अत्यधिक तनाव, धूम्रपान, वसा युक्त आहार इस रोग के प्रमुख कारण हैं और इसके उपचार के लिए रुधिर स्कंदन रोधी औषधियों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर किसे कहते हैं? तो सही उत्तर है, गोल्डन आवर उस स्थिति में जब हृदयाघात आने के पहले घंटे को गोल्डन आवर कहते हैं। अगला प्रश्न है, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है क्या बचाने के लिए? तो सही उत्तर है, बीटा ब्लॉकर हृदयाघात से बचाने के लिए एक औषधि है और इसका उपयोग जो है हृदयाघात और उच्च रक्तचाप से बचाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है पोटेशियम। देखिए दोस्तों, पोटेशियम हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जियां इत्यादि पोटेशियम के अच्छे स्रोत हैं और फास्फोरस हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है। लौह तत्व की कमी से रक्ताल्पता रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित है? तो सही उत्तर निम्न रक्तचाप। दोस्तों, ये पोटेशियम अल्पता से संबंधित है। पोटेशियम एक खनिज लवण है जिसका मुख्य स्रोत मांस, दूध, अनाज, फल और सब्जियां हैं और इस खनिज लवण की दैनिक आवश्यकता 2 ग्राम होती है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है? तो सही उत्तर वृक्क। दोस्तों, मूत्र में लगभग 91 से 96% जल, 2% अनावश्यक लवणों के आयन, 2.6% यूरिया, 0.3% क्रिएटिनिन और सूक्ष्म मात्रा में यूरिक अम्ल और अन्य अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। यानी मूत्र ऐसे तत्वों का संयुक्त उत्पाद है। इसमें एल्बुमिन जो रक्त में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है, उसकी उपस्थिति और उसके प्रभाव से वृक्क के फेल हो जाने की आशंका होती है। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव गुर्दे या वृक्क पर पड़ता है। अगला प्रश्न है, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो याद रखिएगा, गुर्दा यानी किडनी पर। अगला प्रश्न है, आधुनिक आयुर्वैज्ञानिक विज्ञान में नाभिकीय औषधियाँ नैदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही हैं। ये वास्तव में क्या हैं? तो सही उत्तर दोस्तों, नाभिकीय औषधियाँ वास्तव में रेडियो आइसोटोप्स यानी रेडियोधर्मी समस्थानिक होते हैं। इनका उपयोग नाभिकीय औषधियों के रूप में नैदानिक और चिकित्सकीय उपचार में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराइए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। ऑप्शन है रेडियो समस्थानिक और निदान सूचक उपयोग। तो आर्सेनिक 74 का प्रयोग जो है ट्यूमर के उपचार में या ट्यूमर की पहचान में, कोबाल्ट 60 जो है वो कैंसर के उपचार में, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथ की सक्रियता में और सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम में प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर 3, 4, 1 और 2। तो यहाँ पर विकल्प देखिए, ऑप्शन सी 3, 4, 1 और 2 हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। कोबाल्ट 60 शरीर के अंतरंग के अबोर्ध का उपचार, बिल्कुल सही है। आयोडीन 131 थायराइड अबोर्ध का उपचार, फास्फोरस 32 श्वेत रक्तता का उपचार और गोल्ड 192 रेटिना दोषों का उपचार, तो ये आपका सही नहीं है। दोस्तों, गोल्ड 198 सोने का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। इसका प्रयोग कैंसर उपचार में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? तो उत्तर है रेडियो सोडियम का प्रयोग। दोस्तों, मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन के लिए रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, किसकी? तो सही उत्तर है दोस्तों, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। आप जान लीजिए, ल्यूकीमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर है जिसमें रुधिर में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है। इसके उपचार में फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 दोनों रेडियो समस्थानिक उपयोगी हैं।
अगला प्रश्न है किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों रक्त कैंसर के उपचार में फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। सी और डी दोनों ही आपके सही उत्तर हैं। अगला प्रश्न है रक्त कैंसर या ल्यूकीमिया की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो आप जान लीजिए दोस्तों कि ल्यूकीमिया के उपचार के लिए फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ई आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है किसके? तो उत्तर है गामा कीड़े। दोस्तों कोबाल्ट 60 कोबाल्ट का सिंथेटिक रेडियोधर्मी आइसोटोप है। कोबाल्ट पर न्यूट्रॉनों की बमबारी के फलस्वरूप गामा कीड़े उत्सर्जित होती हैं। यही कारण है कि यह विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। इसका उपयोग रक्त कैंसर के इलाज में किया जाता है। अगला प्रश्न है ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो उत्तर है आर्सेनिक 74। दोस्तों ट्यूमर संसूचित करने में रेडियो समस्थानिक आर्सेनिक 74 है। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए सोडियम 24 का, रक्त कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का और जीवों यानी पौधों और जंतुओं के अवशेषों का पता लगाने में कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ट्यूमर की पहचान में कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक प्रयुक्त होता है? तो आर्सेनिक 74। अगला है कि मांसपेशियों के दर्द के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? तो याद रखिएगा इंफ्रारेड विकिरण। दोस्तों इंफ्रारेड विकिरण या अवरक्त विकिरण का उपयोग मांसपेशियों के दर्द के उपचार में किया जाता है। इंफ्रारेड लैंप विद्युत उपकरण है जिससे इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित की जाती है। अगला प्रश्न है ओंकोजीन संबंधित है किससे? तो उत्तर है कर्क रोग से। ओंकोजीन एक असामान्य जीन है जो कि कैंसर यानी कर्क रोग के लिए उत्तरदायी है। सबसे पहले इसकी पहचान एसआरसी के रूप में की गई थी। वर्ष 1970 में खोजा गया ये घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था जिसे रास सरकोमा वायरस का नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है शरीर में किसकी उपस्थिति को कैंसर कहते हैं? तो उत्तर है सेलों यानी कोशिकाओं का अनियंत्रित बहुगुणन होना, इससे स्वस्थ सेलों का दम घुटना और अंततः मृत्यु होना, इसको कैंसर कहते हैं। अगला प्रश्न है अपरूपांतरण यानी मेटास्टैटिस एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है आपको बताना है। तो सही उत्तर मेटास्टैटिस में रक्त या लसिका तंत्र में कैंसर कोशिकाएं दूसरे स्थानों या अंगों तक फैलती हैं। तो याद रखिएगा अपरूपांतरण या मेटास्टैटिस ये रक्त कोशिकाओं कैंसर कोशिकाओं का शरीर के एक अंग से दूसरे निकटवर्ती अंग में फैलना कहलाता है। कई महीनों या वर्षों तक कैंसर कोशिकाएं शरीर के एक हिस्से में रहती हैं और धीरे धीरे बढ़ती हैं। यहाँ तक कैंसर पहले स्टेज का होता है, फिर यह कोशिकाएं अपने अगल बगल की स्वस्थ कोशिकाओं को प्रभावित करती हैं तो यह उस अंग के लिम्फ नोड तक पहुँच जाती हैं। यहाँ कैंसर द्वितीय स्टेज का होता है। लिम्फ नोड या रक्त वाहिनियाँ इन कोशिकाओं को शरीर के दूसरे हिस्सों तक पहुँचाने लगती हैं और ये कैंसर का तीसरा स्टेज है। इसे ही मेटास्टेटिस यानी अपरूपांतरण कहते हैं। अगला प्रश्न है तीव्रता और प्रयुक्तता के आधार पर कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उसका उपचार भी करता है? तो सही उत्तर है तंबाकू, अल्कोहल, आयनीय विकिरण या परावैंगनी विकिरण। तो सही उत्तर आयनीय विकिरण। दोस्तों आयनीय विकिरण ही वह कारक है जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उपचार में भी प्रयुक्त होता है। विकिरण चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं और संकुचित गांठ को नष्ट करने के लिए आयनीकरण विकिरण का प्रयोग किया जाता है। अनुसंधानों से स्पष्ट है कि निम्न और मध्यम विकिरण एक्सपोजर से कैंसर नहीं होता लेकिन लंबे समय तक विकिरण के प्रयोग से कैंसर हो सकता है। अगला प्रश्न है मनुष्य के अंगों में हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव्य अंग कौन सा है? आँख, हृदय, मस्तिष्क या फेफड़ा? तो सही उत्तर मस्तिष्क हो जाएगा। दोस्तों रेडिएशन के माध्यम से सर्वाधिक हानि आँख को होती है किंतु उसमें सबसे कम प्रभावित मस्तिष्क को होता है। परावैंगनी विकिरणों के कारण जीराडर्मा पिगमेंटोसस नामक त्वचा का रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा के लिए कौन सा उपचार नवीनतम है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा?
दोस्तों सही उत्तर तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण चिकित्सा यानी IMRT। सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा के लिए IMRT यानी तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण चिकित्सा नवीनतम है। ये चिकित्सा पद्धति स्वस्थ कोशिकाओं को क्षति से सुरक्षित करते हुए कैंसर प्रभावित कोशिकाओं को नष्ट करने में चिकित्सक की सहायता करता है। अगला प्रश्न है, इंटरफेरान का प्रयोग किया जाता है किसके नियंत्रण के लिए? तो सही उत्तर कैंसर के नियंत्रण के लिए। दोस्तों इंटरफेरान एक प्रकार का प्रोटीन है। इंटरफेरान अल्फा 2A का प्रयोग गुर्दे और रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, सेरेब्रल पल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है किसमें? तो सही उत्तर छोटे बच्चों में। दोस्तों याद रखिएगा कि प्रमस्तिष्क अंगघात या प्रमस्तिष्क पक्षाघात या सेरेब्रल पल्सी एक प्रमस्तिष्क संबंधी विकार है। ये विकार विकसित होते मस्तिष्क के मोटर कंट्रोल सेंटर यानी संचलन नियंत्रण केंद्र में हुई किसी क्षति के कारण होता है। यह बीमारी मुख्यतः गर्भधारण, बच्चे के जन्म के समय और 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों को होती है। अगला प्रश्न है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर से आप जानते हैं मस्तिष्क प्रभावित होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अल्जाइमर नामक रोग मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग मस्तिष्क है। इसमें मनुष्य की स्मरण क्षमता क्षीण हो जाती है। सामान्यतः ये रोग मनुष्यों में 65 वर्ष के बाद होता है, लेकिन 65 वर्ष के कम आयु में भी ये रोग हो सकता है। सबसे पहले इस बीमारी को जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ए ग्लोइस अल्जाइमर ने पहचाना था। अल्जाइमर रोग 2 प्रकार का होता है, एक वंशानुक्रम से प्राप्त होने वाला, जबकि दूसरा मनुष्य की बाद की आयु में प्रकट होने वाला। अगला प्रश्न है, हाल में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली है जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है। ये प्रोटीन कौन सा है? तो सही उत्तर है एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन। दोस्तों वह प्रोटीन जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है वो बीटा एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन है। अगला प्रश्न है, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो सही उत्तर है आर्विड कार्लसन को। दोस्तों पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए स्वीडिश न्यूरोसाइंटिस्ट आर्विड कार्लसन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने खोजा कि डोपामाइन मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है और पार्किंसन रोग के दौरान मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया में डोपामाइन उत्पन्न करने वाली तंत्रिका कोशिकाओं का क्षय होने लगता है, जो शरीर में कंपकपी, अकड़न और गति अक्षमता का कारण है। उनके शोध से ये ज्ञात हुआ कि पार्किंसन रोग मस्तिष्क के कुछ भाग में डोपामाइन की कमी के कारण होता है और इसके लिए एक कारगर औषधि एल डोपा विकसित किया जा सकता है। दोस्तों आर्विड कार्लसन, एरिक कंडेल और पाल ग्रीनगार्ड को तंत्रिका तंत्र में सिग्नल ट्रांसडक्शन से संबंधित उनकी खोजों के लिए वर्ष 2000 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, खुजलाने से खाज मिटती है क्यों? क्योंकि इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीपित होती हैं जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन रसायनों का उत्पाद बढ़ाने का निर्देश देती हैं। दोस्तों खाज खुजलाने से मिटती है, इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती हैं जो कि मस्तिष्क को एंटीहिस्टामिन रसायनों का उत्पाद बढ़ाने का निर्देश देती हैं। एनोस्मिया किसे कहते हैं आपको बताना है। तो उत्तर है घ्राण यानी सूंघने की संवेदना की कमी को एनोस्मिया कहते हैं। एनोस्मिया को अघ्राणता या गंध अग्राह्यता में मनुष्य की सूंघने की शक्ति का नाश हो जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। खैरा ये जस्ते की म्लानता का रोग है। एनीमिया लौह की म्लानता। ग्वाइटर आयोडीन की कमी और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 4 3 2 1। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, कौन सा प्रदूषण नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? तो सही उत्तर फ्लोराइड प्रदूषण।
जल में फ्लोराइड प्रदूषण नाकनी सिंड्रोम या गेनु वैल्गम वैल्गम के लिए उत्तरदायी है। फ्लोराइड प्रदूषण हड्डियों के लिए विषाक्त प्रभाव उत्पन्न करता है, जो कि हड्डियों की कमजोरी, फ्रैक्चर और अस्थायी विरूपण का कारण बनता है। रिकेट्स और ऑस्टियोकांड्रोप्लेसिया के कारण यह सिंड्रोम हो सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। पारा की अधिकता से मिनीमाटा बीमारी सही है। कैडमियम इटाई इटाई नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम और फ्लोराइड आयन से अपच, ये आपका सही नहीं है। दोस्तों आप जान लीजिए, फ्लोराइड आयन की अधिकता से दांतों की बीमारी जिसे फ्लोरोसिस होती है, और इस बीमारी में दांतों का बाह्य आवरण प्रभावित होता है और दांतों में पीलापन आ जाता है। अगला प्रश्न है, मिनीमाटा व्याध किस धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई थी, तो सही उत्तर पारा के कारण। दोस्तों मिनीमाटा रोग शरीर में पारा की अधिकता के कारण होती है। प्रारंभ में ये जापान की मिनीमाटा खाड़ी में पारा समन्वित मछलियां खाने से हुई थी, इसलिए इसे मिनीमाटा व्याधि की संज्ञा दी गई। इस रोग के कारण शरीर के अंग, ओठ और जीभ काम करना बंद कर देते हैं, साथ ही बहरापन, आँखों का धुंधलापन और मानसिक असंतुलन पैदा होता है। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि मिनीमाटा व्याधि का प्रमुख कारण क्या है, तो पारद या मरकरी की विषाक्तता ये मिनीमाटा व्याधि का कारण है, और ये सबसे पहले जापान की मिनीमाटा खाड़ी में हुआ था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, प्रमुख हीनताजन्य, असंक्रामक और अन्य प्रकार के रोगों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।